वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं। और डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम बड़े ही इजी तरीके से और आर्टिकल्स के साथ मैच करते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको डीपीएसपी को याद करने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर इसके बाद डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं डीपीएसपी। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दैट डीपीएसपी को इस वीडियो में डिटेल में कवर नहीं किया गया है, केवल और केवल इसमें ट्रिक्स डाली गई है। आर्टिकल्स जो कि जितने भी डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं सभी के सभी आर्टिकल्स को याद करने की एक ट्रिक वाली वीडियो है, राइट। तो डिटेल में वीडियो जो है हम फर्दर इसके आगे लिए फिर से लेकर के आएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन या फिर इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ये वो आइडियल्स हैं कि जब भी सरकार अपनी कोई पॉलिसी या फिर कोई लॉ फॉर्मुलेट करेगी तो फिर इन डीपीएसपी या इन प्रिंसिपल्स को याद रखते हुए या फिर इनको ध्यान में रखते हुए वो अपने पॉलिसीज और लॉज को बनाएगी। इट मींस कि इन जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत मेंशन्ड है इसमें, जो पॉलिसीज यहां पर दी गई हैं, उन सब को भी उन नई नई लॉज में या पॉलिसीज में इंसर्ट करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है, राइट। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इट मींस कि अगर सरकार इनको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाएंगे और सरकार के ऊपर बंदिशें लगाने के लिए कि भाई आप इंप्लीमेंट करो इनको। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, यूसीसी, जो कि अंडर आर्टिकल 44 आता है, तो वो अभी पूरे देश में लागू नहीं है। वो स्टेट अपने हिसाब से उसको लागू कर रही है। एज अभी हाल ही में ही असम ने भी उसको जो है विधानसभा में उसका बिल पास कर दिया है बेसिकली। तो इस तरह से, और पूरे देश में जो है अभी सरकार ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है। तो चूंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लागू होना ही चाहिए। ये सरकार की अपनी मर्जी है कि सरकार इसको इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन जस्टिशिएबल नेचर है और एक तरह से एडवाइजरी नेचर है टू द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट नीड टू रिटेन पुट इट इन इट्स माइंड कि भाई जब भी सरकार जो है पॉलिसीज बनाएगी तब उस चीज को, वो डीपीएसपी को याद रखेगी आपका पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं डीपीएसपी को। देखिए डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक ये डीपीएसपी के आर्टिकल्स मेंशन्ड है। देखिए, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 का पार्ट है। पार्ट 4 में देखो, मैंने पीछे पार्ट्स भी आपको याद करवाए हैं, उसमें मैंने आपको याद करवाया था दैट पार्ट 4 है और डीपीएसपी में भी 4 पार्ट है, 4 लेटर्स है, ठीक है, डीपीएसपी, राइट। इससे भी आप लिंक कर सकते हो दैट डीपीएसपी कम्स अंडर पार्ट 4, राइट। चलिए, तो आर्टिकल 36 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। ये सेम आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 12 भी है, राइट। आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल है, वही सेम आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी का भी पहला आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल 36 में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिपीटेड आर्टिकल है या फिर सेम चीज रिप्रेजेंट करता है जो कि आर्टिकल 12 बात करता है। ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट यहां पर राज्य नहीं है, स्टेट यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट को बताया गया है, ठीक है। और स्टेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो भी सरकार के कंट्रोल में होगी, वो किसको, उस एंटिटी को क्या हम स्टेट बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। मान लो अगर उसमें प्राइवेट प्लेयर का जो शेयर है वो ज्यादा हो तो फिर क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है क्लियर किया गया है कि किस चीज को हम स्टेट के कंट्रोल में बोलेंगे, कौन सी चीज जो है स्टेट के कंट्रोल में है। जैसे पीएसयूज हो गया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनियंस, तो सभी जो है जितने भी पीएसयूज है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एलआईसी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, इस तरह के, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, राइट।
चलिए, तो देखिए, हाँ, एक और चीज भी याद रखना आपने कि जब कोई प्राइवेट बॉडी स्टेट के लिए काम कर रही हो, यानी कि सरकार के लिए काम कर रही हो, तो जो काम वो सरकार के लिए कर रही है उस काम के लिए वो प्राइवेट बॉडी भी स्टेट की डेफिनेशन में ही आएगी, राइट? ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो आर्टिकल 36 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, 37 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, इसकी बात करता है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल है कि बेसिकली आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जो भी जैसे मान लो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अगर कभी क्या कहें उसमें कि मतभेद हो जाता है कि अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को क्या ब्रीच किया जा सकता है, या फिर फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या डीपीएसपी को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए हमेशा, तो बहुत सी चीजें इसमें होती है, वो क्लैश करता जाता है एक दूसरे के साथ। तो उस चीज की क्लैरिटी जो है वो बेसिकली आर्टिकल 37 में इसमें बताई गई है कि जब भी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या क्या चीजें इसमें एक्सेप्शंस रहेंगी, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो उसकी स्टडी हम डिटेल में फर्दर आगे एक अनदर वीडियो में करेंगे जब हम डीपीएसपी को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए, आर्टिकल 37, 36 एंड 37 ये आपको बस जस्ट याद रखना है आपने कि ये शुरू के दो पार्ट्स हैं, राइट? एक्चुअल में मेन आर्टिकल्स हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल्स को मैच करने क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई आर्टिकल्स ये आर्टिकल किसकी बात करता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 38 से। आर्टिकल 38 बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? तो बेसिकली हमने हर एक आर्टिकल से कीवर्ड पकड़ना है और उसी कीवर्ड के थ्रू ही हम ट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, बात करता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करे और प्रमोशन करे किस चीज का, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हम यहाँ पर जो की वर्ड है क्या पकड़ेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, देखो एक और चीज याद रखना कि 38 है, 38 से कुछ याद आ रहा है आपको? 38 पैरेलल लाइन याद आ रही है आपको? 38 पैरेलल लाइन किस चीज को डिवाइड करती है? 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन जो है वो डिवाइड करती है। सपोज करो 38 पैरेलल लाइन है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है। अब देखो, ये 38 पैरेलल लाइन जो इसको डिवाइड कर रही है, बेसिकली इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई है ना। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या है, लड़ाई है। और हमने क्या करना है, इनके बीच में इनके जो लोग हैं तो एक जैसे ही लोग, सारे कोरियंस ही हैं, कोरियन पेनिनसुला पूरा बोला जाता है, राइट? तो हमने वहां पर क्या करना है, वेलफेयर यानी कि शांति स्थापित करनी है। इन लोगों के बीच में हमने क्या करना है, शांति स्थापित करनी है। बेसिकली 38 पैरेलल में, 38 लाइन में हमने क्या करना है, शांति स्थापित करनी है। सिंपल। तो 38 जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है। सिंपल इसे से याद कर लो आप, ठीक है? 38 जैसे आपको दिखेगा, आपको याद आएगा 38 पैरेलल विच डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड 38 पैरेलल जो है वो वहां पर हमने क्या करना है, शांति स्थापित करनी है। तो यह हो जाएगा आपका सोशल ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ द पीपल और सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है? सिंपल, याद हो जाएगा आपको आसानी से, ठीक है? देन आते हैं आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है? स्टेट जब भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेगी तो कुछ उसमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पॉलिसीज उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो चीज बोली गई है कि भाई डीपीएसपी है ही इसीलिए, हमने डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही इसलिए था कि जब भी स्टेट जो है कोई भी पॉलिसी या लॉज बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, और कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत जो है वो उसको फॉलो करेगी स्टेट, ठीक है? उसकी बात की गई है। तो बेसिकली हम यहाँ पर कीवर्ड उठाएंगे प्रिंसिपल्स, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, राइट? तो 39 जो है वो बात करता है, देखो प्रिंसिपल्स की। तो देखो 9 को उल्टा कर दो, 9 का मिरर इमेज क्या बन जाता है, पी। 9 का मिरर इमेज क्या बन जाएगा, पी। एंड पी फॉर क्या हो जाएगा, पी फॉर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स, पी फॉर प्रिंसिपल्स, राइट? आसानी से याद हो जाएगा, बहुत इजी है, वेरी गुड, ठीक है? तो पी फॉर प्रिंसिपल्स, 39 का उल्टा हो जाएगा पी यानी कि प्रिंसिपल्स, राइट? आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? देन आता है 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि ये जो आर्टिकल है ए, ये बाद में ऐड हुआ है, तभी तो इसमें ए लगा है, ठीक है? इट मींस कि ये बाद में ऐड हुआ है, राइट? तो ए से आपको याद रखना है फ्री लीगल एड, ठीक है? फ्री लीगल एड आपको याद रखना है, ठीक है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आज हो जाएगा आपका आर्टिकल 39A, राइट? चलिए, देन आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। तो अगेन हमने यहाँ पर कीवर्ड क्या उठाना है, पंचायत, ठीक है? जाहिर बात है पंचायत होनी चाहिए, उसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 40 बात करता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है? अब देखो, पी से तो हमने पीछे पढ़ लिया प्रिंसिपल से, अब पंचायत का कैसे याद करेंगे? अब पंचायत को देखो, पंचायत जब भी हम याद करते हैं, देखो इमेजिन करो कभी पंचायत याद कर रहे हैं आप, तो आपको गांव दिखता है ना, ठीक है? कि पंचायत जो है क्या है, विलेज लेवल पे होती है, ठीक है?
और पंचायत जो है बेसिकली हमारे जो टीयर सिस्टम है, जैसे हम बोलते हैं कि 3 टीयर सिस्टम हमारे देश में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में एक तो पंचायत सिस्टम चलता है, पीआरआई चलता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरा चलता है लोकल बॉडी में अर्बन बॉडीज, ठीक है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब कुछ, राइट। तो हम पंचायत की बात करते हैं तो एक तरह से ये ग्राउंड लेवल की है, ठीक है। ग्राउंड लेवल बोलते हैं ना हम कि हमने जब भी डेवलपमेंट करनी है तो हमने जीरो से स्टार्ट करनी है, बोलते हैं ना हम जीरो से, यानी कि गांव से शुरू करते हैं यार। डेवलपमेंट जब भी करनी है तो रूट से स्टार्ट करनी पड़ती है। रूट क्या है हमारे देश का? गांव, विलेज, ठीक है। तो विलेज पंचायत की जब भी हम बात करते हैं, विलेज पंचायत, राइट, तो गांव क्या है हमारा? एक तरह से रूट है, जीरो से स्टार्ट करनी है। तो डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे हम? जीरो से। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 का जीरो, जीरो से हो जाएगा कि भाई हमें जीरो से डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, यानी कि गांव से शुरू करना है। गांव मतलब विलेज पंचायत से शुरू करना है, ठीक है। तो जाहिर बात है पहले विलेज पंचायत में प्रधान बनेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा अपग्रेड होंगे, बीडीसी होता है, फिर उसके बाद जिला परिषद होते हैं। आजकल वैसे हिमाचल में काफी जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें होती है, राइट। और इसमें आप देखोगे तो जीरो से आप ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि जीरो का ओ बन सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी एक और ट्रिक बन सकती है इस चीज की, राइट। देन आते हैं आर्टिकल 41। 41 बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो 41 बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो अब देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए सिंपल है, आप देखोगे तो यहां पर कीवर्ड क्या है? वर्क है, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, ये सब कुछ मेन चीज ये है। तो आप देखो एजुकेशन की फील्ड में अगर आप फर्स्ट आएंगे, एजुकेशन के फील्ड में आप क्या आएंगे? अगर फर्स्ट आएंगे तभी तो आपको वर्क मिलेगा, ठीक है, तभी तो आपको वर्क मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, हमने याद किए जो 38 से लेकर के 51 तक, वैसे तो 36 से लेकर के 51 तक स्टार्ट होते हैं ये पूरे, ठीक है, लेकिन 38 से हमने ट्रिक्स बनाई है क्योंकि शुरू के दो आपको याद रखना है। 36 जो है सेम बात करता है आर्टिकल 12 की, और 37 जो है वो अगेन एप्लीकेशंस की बात करता है कि किसी से अप्लाई होंगे ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें पहली बार वर्ड फर्स्ट आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। तो अब वन का हम याद रख सकते हैं ना इसमें बीच में, ठीक है। तो 41 का क्या है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सिंपल है कि एजुकेशन के फील्ड में अगर हम फर्स्ट आएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? काम मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आते हैं आर्टिकल 42। 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ जस्ट, जस्ट मतलब यहाँ पर जस्टिस की बात की जा रही है। ह्यूमन कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर ह्यूमन सर्वाइव कर सके अच्छे से, और ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, सिंपल, ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 42 की बात की जा रही है तो यहाँ पर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। तो मेन कीवर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब कि जब महिलाएं कभी काम पे जाती हैं तो फिर वहां पर अगर वो गर्भवती महिलाएं हों तो फिर उनको मैटरनिटी रिलीफ देना बहुत जरूरी है। जैसे 6 महीने की या फिर 9 महीने की लीव जो उनको मिलती है और पेड लीव जो उनको दी जाती है, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ उनको देना बहुत जरूरी है। तो ये बोला जाता है आर्टिकल 42 इसमें बात की गई इस चीज की, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे हम? मैटरनिटी रिलीफ में क्या होता है? महिला जो गर्भवती है, गर्भवती मतलब उसके पेट में बच्चा है, तो हम कैसे याद रखेंगे? आपने कभी एक सुना होगा क्या बोलेंगे इसको हम, टैगलाइन बोलेंगे मे भी शायद, ठीक है, कि हम दो हमारे दो। क्या होगा? हम दो हमारे दो, ठीक है। या फिर बच्चे दो ही अच्छे भैया, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, इससे आप लिंक कर सकते हो। तो फिर 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ से आपको याद आ जाएगा कि महिलाएं जो काम पे जाती हैं, उन अगर वो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको मैटरनिटी रिलीफ देना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जाहिर बात है यहाँ पर काम की बात हो रही है तो वर्क की भी यहाँ पर बात होगी। ह्यूमन कंडीशंस, तो जाहिर बात है वो ह्यूमन कंडीशन होगी ना। ऐसा ना हो कि भाई कोई व्यक्ति अगर मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है और हैजार्डस फैक्ट्री है और उसको कोई इक्विपमेंट दिए ही नहीं है अच्छे से जिसमें वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके अच्छे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंगल की फैक्ट्री में कोई जा रहा है तो उसके पूरे अच्छे से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाए, उसकी लाइफ के ऊपर जो खतरा आ जाए, ठीक है। तो ये ना हो, तो ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है और जस्टिस वाली कंडीशन देना जरूरी है, राइट। ये आर्टिकल 42 बात करता है। देन आते हैं आर्टिकल 43।
लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें हम किससे याद करेंगे, देखो ये बात करता है वेतन की, मिनिमम वेतन कितना मिलना चाहिए सब वर्कर्स की, सब इस चीज की बात करता है, राइट। तो अब देखो याद रखना कि भाई वेज जो है आज की डेट में आप देखते हैं जैसे मनरेगा में, तो पहले कितनी फिक्स की थी, 300 रुपए के आसपास, ठीक है। तो 300 रुपए तो बोला जाता है कि कम से कम 300 रुपए तो पर डे के हिसाब से दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए ना भाई, तभी तो मतलब हो पाएगा, तभी तो गुजारा चल पाएगा, राइट। तो 3 से आपको याद रखना है आपने 300। अगर याद नहीं आता तो आप कैसे याद रखना है, वेज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वेतन, क्या बोलते हैं हम इसको, वेतन। तो तीन शब्द है ये, ठीक है, वेतन, ठीक है, वेतन या तनख्वाह, वैसे तो तनख्वाह बोलते हैं बट आपने याद रखना तनख्वाह, तनख्वाह, ठीक है, ये भी 3 वर्ड है, ठीक है, तनख्वाह, राइट। या फिर दिहाड़ी, दिहाड़ी बोलते हैं वेज को एक तरह से, दिहाड़ी, ठीक है, तो ये भी 3 वर्ड है, ठीक है। तो 43 इससे आप लिंक कर सकते हो, या 300 से लिंक कर सकते हो क्योंकि 300 रुपए दिहाड़ी है, दिन की तनख्वाह है या वेतन है मेरा, ठीक है। तो वेज फॉर वर्कर्स, सिंपल, राइट। तो ये 43 बात करता है वेजेस की, राइट। 43A जब हम देखेंगे इसमें, तो 43A जो है अगेन ये नया आर्टिकल है जो बाद में ऐड हुआ है, 43A 43B, राइट। तो 43A जो है वो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगेन पीछे हमने देखा 43 जो है वो वर्कर्स की बात कर रहा था, उसके वेतन की बात कर रहा था, तो उसके साथ जो नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं वो भी वर्कर्स की ही बात कर रहा होगा, बस उनके पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है इंडस्ट्रीज में, उनकी मैनेजमेंट में, राइट। तो ये आपको इसी से लिंक होते हुए याद हो जाएगा, राइट, क्योंकि बाद में ऐड हुआ था। एंड 43B जो है बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो इसको भी आपने इसी के साथ लिंक कर लेना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वर्कर्स की अपनी सोसाइटीज वगैरह होती है, ठीक है, उससे आपको लिंक कर लेना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन की बात कर रहा है 43B। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी कि जो पूरे देश में कानून है वो एक जैसा होना चाहिए, समान जो है कानून जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए, समान नागरिकता कानून जिसको बोला जाता है इन शॉर्ट, राइट। तो ये चीज बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 इस चीज की बात करता है, राइट। कैसे याद करेंगे हम इसको, इन शॉर्ट यूसीसी बोला जाता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखो आर्टिकल 44, ये 44 है ना, तो 4 एक जैसा है, पूरे जितने भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे सब में केवल 4 और 4 ही एक जैसा है, बाकी सभी आगे पीछे है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, इट मींस कि सभी एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो 4 और 4 भी कैसा है, एक जैसा ही है, राइट। नहीं तो फिर आप याद कर लो ना, यू का देखो यहां से यू है, इसको डंडा नीचे कर दो क्या बन जाता है, 4 बन जाता है ना ये, ठीक है। 4 मतलब 44 की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। क्योंकि 34 की बात कर नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल है नहीं, 54 की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी आर्टिकल नहीं है, ये डीपीएस भी नहीं आता है, तो सिंपल 44 ही रहेगा, तो यूनिफॉर्म, राइट, सिंपल, इससे आप लिंक कर सकते हो। देन आता है 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 45 बात करता है कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनको हमें जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एज मेंशन इसमें नहीं है, तो एज्ड क्या रहेगी इसमें, ठीक है, एज बिलो 6 इयर्स, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है यहां पर, ठीक है, एज बिलो 6 इयर्स, ठीक है। एक्चुअली में क्या था कि पहले आर्टिकल 45 में ये एज जो है 6 to 14 इयर्स मेंशन थी, मगर क्या होता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 86th CAA 2002 के तहत, ठीक है, यहां पर संवैधानिक संशोधन होता है, और इस संवैधानिक संशोधन के तहत जो ये लाइन थी इसको चेंज करके आपका बिलो 6 ईयर कर दिया जाता है, और जो 6 to 14 इयर्स था ये वाली जो लाइन थी उसको ऐड कर दिया जाता है कहां पर, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A, राइट। तो चूंकि अब ये सेम लाइन आर्टिकल 21A में इंसर्ट कर दी गई है, तो सेम रिपीट ना हो आर्टिकल, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसका नाम जो चेंज कर दिया गया, यहां पर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिलो 6 इयर्स, जो भी 6 साल से कम के उम्र के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये डीपीएसपी में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 45, ठीक है, और कंपल्सरी एजुकेशन, राइट। तो सिंपल है, जो कि यहां पर आपका एज जो है 6 साल से कम की बात की गई, तो 6 से कम कहां क्या होता है, 6 से कम होता है 5, ठीक है, 6 से कम क्या होता है 5, यानी कि 45 का 5 हम याद करेंगे, 6 से कम क्या होगा यहां पर 5, ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा आसानी से। एंड दूसरा हम देखते हैं, इसमें ये भी लिंक कर सकते हो कि 6 से कम साल के बच्चे कहां पर पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल जो है वो 5वीं क्लास तक ही होता है, राइट। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देन आते हैं आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। बेसिकली यहां पर एससी एसटी और बाकी वीकर सेक्शंस जैसे कि ओबीसी वगैरह हो गए, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको प्रमोट करना है, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट
हार्म ना हो, ठीक है, उसको भी प्रमोट करना है, उसकी बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर SC, ST और ओबीसीज की बात की गई है, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे, S फॉर 6, क्या याद रखेंगे, S फॉर 6 एंड S फॉर SC, ST एंड ओबीसी, सिंपल है, ठीक है। तो S फॉर 6, S फॉर SC, ST, OBC, इनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो आपका इंटरेस्ट है उसको आपने प्रमोट करना है, सिंपल, राइट। देन आते हैं आर्टिकल 47। 47 बात करता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, राइट। तो देखो सिंपल है, आर्टिकल 41 बात करता है कि स्टेट की ड्यूटी, यानी सरकार की ड्यूटी बनती है कि देश में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, सभी लोगों का जो है वो खान पान अच्छे से हो, ठीक है, सभी कैलोरीज पूरी तरह से हो, ठीक है, ये सब कुछ, एंड सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत अच्छे से बढ़े, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके अच्छे बढ़े और सबकी पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव हो, ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी अच्छे से इंप्रूव हो, इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 47, अब ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली यहाँ पर कीवर्ड है कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो जाहिर बात है सबका जो है न्यूट्रिशन लेवल भी अपने आप ही बढ़ेगा, सबका जो है हेल्थ भी ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे देश के नागरिकों का कब से बढ़ा था, याद करो कब से बढ़ा था, जब हम आजाद हुए थे। कब आजाद हुए थे, 1947 में हम आजाद हुए थे। तो 47 आर्टिकल, ठीक है, याद रखना आपने, 1947 के बाद हम आजाद हुए थे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा था, हमारी हेल्थ जो है अच्छी होने लग गई थी, हमारा जो है न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें 47 के बाद होती है। तो आर्टिकल 47 जो बात करता है इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, राइट। देन आते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस चीज की बात करता है आर्टिकल 48। अब देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसमें दो कीवर्ड है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कहां पर है, आर्टिकल 48 में। अब देखो आर्टिकल 48 जो है, अब देखो 8 का हम यहां पर लिंक करेंगे, जैसे 8 आपने शायद देखा होगा, जैसे ईट, एट, ईटन, तीन फॉर्म होती है ना, ईट, एट एंड ईटन, राइट, ये तीन फॉर्म्स होती है ईट की, राइट। तो इसमें हम ये सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो एट मतलब खा लिया एक तरह से, ठीक है, खाना हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो बेचारे जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप इससे लिंक कर सकते हो, वैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है। तो 8 से लिंक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 8 क्या लोग खाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खाते हैं, बाकी एनिमल्स को भी खाएंगे, इसलिए तो हमने इसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन करनी है इस चीज की अच्छे से, ठीक है। तो 8 से याद हो सकता है इससे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खाते हैं, 8, राइट। या बहुत सारे लोग जो है हेट करते हैं जानवरों को, तो इससे लिंक करते हैं हेट, 8, सिंपल, राइट। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं 48A, ये आर्टिकल बाद में ऐड हुआ था, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, इन सब की सेफ गार्ड की बात की गई है, उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे ये 48A है ना, जो ये बाद में ऐड हुआ था, तो देखो यहां पर इससे पीछे जो है एग्रीकल्चर हो गया और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की ही तो बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में तो एग्रीकल्चर आता है, एनवायरनमेंट में ही तो आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नया आर्टिकल ऐड होगा ना, वो इसी के बाद ही तो ऐड होगा, ठीक है। इट मींस कि एनवायरनमेंट जो है वो 48 के बाद यानी कि 48A में मेंशन्ड होगा, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अगेन एनिमल का पार्ट है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन आता है 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। देखिए आर्टिकल 49 बात करता है कि मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना और जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब को हमने जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। बेसिकली हमारे जो जितनी भी धरोहर है, पिछली पुरानी जितनी भी है सब कुछ, उन सबको हमने प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। इससे पहले हमने ये दो चीजें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और मॉन्यूमेंट्स, इनकी बात हमने आपका जो हमने इससे पहले ट्रिक की वीडियो बनाई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उसमें भी हमने पढ़ा है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज में इनमें से कौन सा आर्टिकल, कौन सी चीज जो है वो कॉमन है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल ये सब कुछ। तो याद रखना आपने, ये दोनों चीजें जो है वो ड्यूटीज में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और उसकी याद करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है प्लेलिस्ट में, वो देख लेना आपने, बहुत ही आसान ट्रिक है वो, ठीक है। सारी ड्यूटीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। देन यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस की। तो इनके प्रोटेक्शन देखो,
हमने करना है, तो 49 आ रहा है यहाँ पर 9। तो देखो सिंपल है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपने याद करना है, जैसे कि भाई देखो मॉन्यूमेंट्स में साउंड आ रही है न की, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स न की साउंड आ रही है, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, इससे तो 49 में न याद रखना आपने, ठीक है, इससे राइट, मॉन्यूमेंट्स राइट, बाकी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मॉन्यूमेंट्स लिंक कर लेना। देन आता है आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो पावर है जुडिशरी की अलग रहेगी और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो अलग रहेगी। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इनकी अलग रहेगी, और अलग अलग रहेगी कैसे रहेगी, 50-50 कैसे रहेगी जी, 50-50। तो 50-50 यानी कि आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दोनों अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे भाई, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं भिड़ेंगे, ठीक है। तो 50-50 यानी कि 50-50 पावर डिवाइड हो चुकी है भाई दोनों के बीच में, ठीक है, तो याद रखना। एंड लास्ट जो आर्टिकल है 51, ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज की बात करता है आर्टिकल 51। अब देखो 51 जो आर्टिकल है डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है, और देखो बेसिकली यहां से लिंक कर सकते हो आप, जैसे 51 का जो 1 है, ठीक है, 1 से आपका आई बन सकता है 1 का आई बन जाता है, आई से इंटरनेशनल आपको याद रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। या फिर ऐसे याद रख लेना कि भाई 51 रुपए मिल गए, शगुन का गान मिल गया भाई, मुझे तो शांति मिल गई अब, ठीक है, मुझे तो शांति मिल गई है, पीस मिल चुकी है। या फिर बोलेंगे कि सिक्योरिटी अमाउंट दे दो भाई, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है 51 रुपए, ठीक है, या 5100, जो भी आपको जितनी भी आपकी श्रद्धा है वो, ठीक है, तो 51 रुपए चूंकि श्रद्धा उसका शगुन का बोला जाता है, तो भाई मुझे तो शांति मिल गई, मुझे तो सिक्योरिटी मिल गई है, ठीक है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसकी बात करता है आर्टिकल 51। तो ये थे हमारे डीपीएसपी के सभी आर्टिकल्स। अब हम इसके बाद इसको तुरंत रिवाइज करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जो हमने पढ़ा, कि क्या इसको एक बार क्विक रिकॉल कर देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम आगे इसको मैं लिख के देता हूं कि आपको इसके बाद याद हो जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो एक बार जरूर इसको वीडियो को फिर से देखना, एंड आपको तुरंत याद हो जाएंगे। चलिए रिपीट करते हैं जल्दी से और कंटिन्यू करते हैं। देखो डीपीएसपी के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये आर्टिकल्स रहते हैं, जिसमें से कि 36 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, 37 बात करता है इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है, कि कैसे ये अप्लाई होंगे डीपीएसपी, राइट। तो 36 एंड 37 तो आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद हमने जो ट्रिक बनाई है वो 38 से लेकर के 51 आर्टिकल्स तक वो बना रखी है, राइट। देन हम बात करेंगे इसमें 38 में हमने कीवर्ड पकड़ा था वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें हमने देखा था 38 पैरेलल लाइन को याद किया था हमने, कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करती है। तो भाई दोनों के बीच में है तो कोरियन ही दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों की इस लाइन पे हमने क्या करना है, वेलफेयर स्थापित करना है लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर वहां पर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है वहां पर, ठीक है, क्या करना हमने वहां पर सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा 38 से 2 फैक्ट याद हो जाएंगे, 38 पैरेलल लाइन डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड उस लाइन पे हमने वेलफेयर स्थापित करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, सिक्योर करना है, राइट। 39 बात करता है प्रिंसिपल्स की। तो 9 का उल्टा कर दो मिरर इमेज, क्या बन जाता है पी से प्रिंसिपल्स याद रखना है, सिद्धांत, कि कुछ सिद्धांत ऐसे जब सरकार जब भी पॉलिसीज बनाएगी, लॉज बनाएगी, तो इन डीपीएसपी को याद रखते हुए वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी, राइट। और 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, ठीक है। तो ए फॉर चूंकि पहला ए है तो ये बात करता है लीगल एड की, किसकी बात करता है, लीगल एड की, राइट। तो एड से याद रखना आपने, ठीक है। एंड उसके बाद आता है 40 में हमने विलेज पंचायत को देखा था, इसका जो कीवर्ड है वो नहीं पकड़ा था। एंड विलेज पंचायत मतलब हम बेसिकली गांव की बात कर रहे हैं, गांव मतलब रूट, यानी कि बेसिकली जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं, और जमीनी स्तर को हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो, ठीक है, यानी कि हमने जीरो से डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, जीरो से मतलब गांव से शुरू करनी है डेवलपमेंट, ठीक है। तो जीरो से डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, यानी कि विलेज पंचायत होना बहुत जरूरी है। या फिर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है उसमें हम 3 टीयर देखते हैं, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो जीरो रह जाता है, तो वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर जीरो का आपने ओ याद रखना है, जीरो से ओ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। लास्ट 41 जो है उसके बाद फिर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस, तो 1 से हो जाएगा आपका राइट टू वर्क और एजुकेशन। इसमें हमने कीवर्ड पकड़ा था कि भाई अगर आप एजुकेशन के फील्ड में फर्स्ट आओगे तभी तो आपको काम मिलेगा, सिंपल याद हो जाएगा। देन 42 बात करते हैं प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। यहां पर हमने कीवर्ड पकड़ा था मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि गर्भवती महिला जब काम पे जाती है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ देना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसकी बात की गई है। और जाहिर बात यहां से हमने क्या कीवर्ड उठाया था, दैट मैटरनिटी रिलीफ मतलब
गर्भवती महिला है तो हमने इसमें एक टैग लाइन सुनी है, हम दो हमारे दो। क्या सुना हमने? हम दो हमारे दो, यानी कि बच्चे दो ही अच्छे, सिंपल। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा आपका मेटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है। और यहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क इनकी बात हो रही है कि जब काम पे जा रहे हैं तो वहां पर कंडीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो मानव के लिए एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड हो। ठीक है, वहां पर सिंपल। 43 बात करते हैं लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। लिविंग वेज मतलब जो वेतन वगैरह मिलता है, वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन। और क्या बोलते हैं? तनख्वाह। ठीक है, वैसे तनख्वाह बोलते हैं बट तनख्वाह याद रखेंगे इसको। ठीक है, और तीसरा क्या बोलते हैं? दिहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों में तीन तीन शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तीनों में तीन तीन शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर वेज नहीं आता तो वेजेस याद रख लेना आपने, तो वेजेस ये भी 3 शब्द ही रख लो याद। ठीक है, नहीं तो याद रख लेना आपने कि वेज जो है वो कितना मिला? वेतन 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है भाई, 300 रुपए दिन की दिहाड़ी मिलती है, 3 से याद रख लेना आपने, सिंपल, राइट। देन आते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ ए है, बाद में आर्टिकल ऐड हुआ है, तो ये चूंकि वर्कर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वर्कर्स की ही बात हो रही होगी। इसके आगे का जो आर्टिकल है 43A। और बी जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का याद रखना है। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, इसकी बात करता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 44 जो है यहाँ पर कैसे है? एक जैसे है। पूरे आर्टिकल में 36 से लेकर के 51 तक 44 यानी कि 44 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें जो एक जैसा है। ठीक है, सिंपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, सिंपल याद रखना है। ठीक है, देन 45 बात करता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो देखो यहाँ पर ऐड होना है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल से कम बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना। बाकी इसके बारे में रीजन मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है दैट 6 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब 6 से नीचे क्या आता है? 5। ठीक है, 5 आता है तो 45 का 5 यहां पर ट्रिक इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से कम साल के बच्चे कहां पर पढ़ते हैं? प्राइमरी में पढ़ते हैं, और प्राइमरी स्कूल जो है वो 5वीं क्लास तक होता है। ठीक है, 46 की बात करते हैं, इसमें हम SC ST और अदर वीकर सेक्शंस की इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो S for 6, S for SC ST OBCs याद रखना आपने। ठीक है, देन 47 जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें स्टेट की ड्यूटी बनती है कि देश के सभी नागरिकों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन राइज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना उनका, और उनकी पब्लिक हेल्थ को जो है इंप्रूव करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो 47 हमारा जो है ये सब कुछ कब बढ़ा था? जब हम आजाद हुए थे। आजाद हम कब हुए थे? 1947 में आजाद हुए थे। तो बस उसके बाद ही तो सब कुछ बढ़ा था। हेल्थ हमारी अच्छी हुई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत अच्छा हुआ था, एंड न्यूट्रिशन लेवल जो हमारा राइज हुआ था, सिंपल। देन 48 बात करेंगे हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। तो 8 मतलब यहाँ 8 जो है यहाँ पर सिंपल, हमने यहाँ पर एक 8 उठाया था, तो 8 को हमने देखा था ईट 8 ईटन, सेकंड फॉर्म होती है ना ईट की, राइट। तो 8 से क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो बहुत लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खाते हैं, बहुत लोग तो मतलब सभी खाते हैं वैसे तो, ठीक है। तो लेकिन बहुत लोग जो है वो एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, हालांकि इक्वालिटी है, गलत बात है। ठीक है, और बट ये ध्यान रखना कि तो 8 से क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है 8 करते हैं, एक तरह से खाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स को भी बहुत लोग खाते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए आप लिंक कर सकते हो, बहुत लोग जो है हेट भी करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, इससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है 48A जो है वो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एनवायरमेंट को इंप्रूव करने की और उसको सेफगार्ड करने की। ठीक है, तो अगेन 48 जो है वो जिसमें हमने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की थी, उसमें हमने एक तरह से एनवायरमेंट की बात की थी और वाइल्ड लाइफ की बात की थी। तो इसी के ही आगे जो आर्टिकल है 48A उसी की बात कर रहा होगा एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की। ठीक है, और 49 जो है वो मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तो N for 9 हो जाएगा। N for मॉन्यूमेंट्स में 9 की साउंड आ रही है, या फिर यहाँ से लिंक कर दो कि मॉन्यूमेंट्स हमारी धरोहर है, नवरत्न है एक तरह से। ठीक है, नवरत्न है तो फिर 9 से ये हो जाएगा याद। ठीक है, देन आता है 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर की सेपरेशन है उसकी बात करता है 50। तो पावर हम कैसे डिवाइड करेंगे? 50-50। ठीक है, तो 50-50 डिवाइड करेंगे, 50 जुडिशरी रखो, 50 एग्जीक्यूटिव रखो। ठीक है, दोनों के बीच में पावर की डिवीजन हो जाएगी। एंड लास्ट आर्टिकल इज 51 जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी प्रमोशन की बात करता है। ठीक है, 51 का हमने देखा था कि 51 जो है वो शगुन के तौर पे हम मानते हैं अक्सर। तो 51 भाई हमें तो भाई शगुन मिल गया 51 रुपीज, अब हमें शांति मिल गई है। ठीक है, अब हमें पीस मिल चुका है और ये एक तरह से हमारे लिए सिक्योरिटी का अमाउंट है। ठीक है, शगुन
गुण का, राइट। नहीं तो फिर 51 का 1 से आप लिंक कर सकते हो, 1 से आई बन सकता है, आई से आपका क्या बन सकता है फिर इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बन सकता है। तो ये थे हमारी सारी डीपीएसपीज के आर्टिकल्स को याद रखने की ट्रिक। एंड आई होप आप लोगों को ये ट्रिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये एक्चुअल में अच्छे से समझ आई है तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना। और अगर आप चाहते हैं किसी और वीडियो में ट्रिक बनाऊं और जो चीज आपको याद नहीं आ रही है, किसी टॉपिक को आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है बहुत याद करना, तो मैं उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर फर्दर आपको जो है उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सी मैंने और भी टॉपिक्स के ऊपर ट्रिक्स की वीडियोस बना रखी है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में ट्रिक का एक सेगमेंट है, एक प्लेलिस्ट का एक क्या बोलेंगे इसको, टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें आप जाकर के उसमें सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।